की गई है। जजमेंट जो है वो 2A वाले केस को लेकर है, इसमें 2A की बात की गई, जो आईटीसी है उसको डिसअलाउड कर दिया गया था। और इसमें यहाँ पर काफी डिटेल डिस्कशन भी इसका किया गया था। पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसमें क्या केस लो क्या है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने जो है ऑर्डर पास किया, उसके बाद जो है अपील फाइल की गई है, तो अपील में भी रिजेक्शन आ गया कि नहीं, जो आईटीसी है वो अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो ये केस लो है वो है ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट का केस है, और वेस्ट बंगाल गुड्स एंड जीएसटी वाले में कवर्ड होता है, ठीक है। जो सप्लायर है, मतलब जो गुड्स या फिर जो भी सर्विस है जिसने प्रोवाइड की है, वो यहाँ पर फोर्थ रेस्पोंडेंट कवर किया गया है उसको, कि उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जिसको पूरे के पूरे टैक्स की पेमेंट भी की गई है, परचेज एक्चुअल है, जेन्युइन सब अवेलेबल है, ठीक है। बट केवल और केवल ये कहना कि इनवॉइस जो है वो सप्लायर के जीएसटीआर 2A जो है सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, और वो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है अपीलेंट के। अपीलेंट मतलब जो जीएसटी टैक्स पेयर है, ने ये केस फाइल किया है और इसके फेवर में आया है, और ये फाइनेंशियल 17-18 का केस है। तो अब यहाँ पर जो भी 17-18 18-19 के नोटिस आए हुए हैं उसमें काफी बड़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई, ठीक है। अब मैं आपको इसमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ क्या हुआ। जो फर्स्ट रेस्पोंडेंट है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने जो है नोटिस इशू किया रिकवरी टैक्स क्रेडिट का, ठीक है। तो जो पार्टी है एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जो अपीलेंट है वो एग्रीव्ड पार्टी है, उसके अगेंस्ट में जो है इंक्वायरी की गई, सब कुछ जो है प्रॉपर चीजें, उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसने प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड किए, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ रेस्पोंडेंट, मतलब जो सप्लायर था, ठीक है, सप्लायर का मतलब है जिससे इस वाले पर्सन ने गुड्स या सर्विस बाई किए थे, उसके अगेंस्ट में कोई भी रिकवरी का या कोई भी ऐसी जो है वो नहीं भेजा गया, नहीं कोई नोटिस भेजा गया। जो स्क्रूटनी थी सेक्शन 61 का नोटिस आया फाइनेंशियल 18 के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से नोटिस भेजा गया कि कुछ एजेंसीज है, का रिप्लाई भी सबमिट किया गया है। फिर उसके बाद अप्लीकेंट को दूसरा एक और फर्दर सबको नोटिस, इसमें ये डिमांड है, ये आपके आईटीसी की डिमांड है विद इंटरेस्ट, ये आईटीसी का डिफरेंस है, क्योंकि आपके जो आपने जीएसटीआर 2A और जो जीएसटीआर 3B है उसके अकॉर्डिंग इतना मिसमैच आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है अपीलियंट ने डिटेल्ड रिप्लाई फाइल किया 6 जनवरी 2023 को, फिर उसके बाद दोबारा से फाइल किया। लेकिन जितनी भी कि उसने एलिगेशंस को मना कर दिया कि एलिगेशंस लगाए गए हैं सोकोज नोटिस में वो रोंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर एविडेंस के साथ जो है पेमेंट भी की गई है, गुड्स या सर्विस एक्चुअल में बाई भी किए गए हैं। बट फिर भी जो है उसमें क्या कहा गया कि जो डिमांड है वो फरवरी में कंफर्म होगी, इतनी पेमेंट ऑफ डिमांड करनी पड़ेगी अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और सेक्शन 73 यहाँ पर लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जो अपीलियंट है उसने जो है रिट पिटीशन फाइल की, ठीक है। तो रिट पिटीशन में मैं पहले बता दूं कि जो केस है ये एसएससी के फेवर में आया है, बट इसमें आप ये भी समझिए कि डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से क्या क्या इसमें पॉइंट आउट किए गए थे, क्योंकि आपके नोटिस में भी वो पॉइंट जो है वो नोट डाउन किए जाएं, ठीक है। तो यहां पर ये कहा गया है कि फॉर ए डीलर टू एलिजिबल टू अवेल आईटीसी द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट हैज टू बी फुलफिल्ड। तो उसमें जो कंडीशन लिखी गई है वो फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है। विद ए नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज स्टेटिंग दैट द नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 16 नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ द for tax in respect of any supply of goods or service unless। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिखाया गया है, इसमें 4 पॉइंट है, आपको ये समझना जरूरी है। पहला है ही इज इन पोजेशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेकंड पॉइंट है ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस और बोथ। थर्ड पॉइंट है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 और सेक्शन 43A the tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी उठाया गया है कि उसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे होना भी जरूरी है, आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एंड ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, ये आपको भी ध्यान रखने हैं जब भी आप किसी केस के लिए असेसमेंट के लिए जाएंगे, तो ये पॉइंट वहां पर जो है ओपन किए जाएंगे और उसमें ये चीजें आपको जवाब में लगानी भी है। कि जो इसके लिए एक सर्कुलर भी आया हुआ है 17-18-18-19 के लिए, तो वो सर्कुलर भी ये जस्टिफाई करता है प्रॉपर ऑफिसर सारी चीजें वेरीफाई करेंगे
और यहाँ पर अगर उस पर्सन से, सप्लायर से रिकवरी नहीं हुई है, तो वो जो वैल्यूज है, जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअल बेस में गुड फेथ में अगर किसी पर्सन ने सब कुछ ओके अपने एविडेंस सबमिट कर दिए हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर उसको जो है वो आईटीसी अलाउड करेंगे। इसके लिए सर्कुलर भी आया हुआ है, सर्कुलर की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद जजमेंट में ये कहा गया है कि ठीक है, जो है जो अपीलियंट है उसने सारी कंडीशन को फुलफिल किया है जो यहाँ पर लिखी गई, बट लेकिन एक थर्ड पार्टी जो कि रेस्पोंडेंट है, यहाँ पर जो है फोर्थ वर्ड को फोर्थ यूज किया गया है कि उस सप्लायर का जिसने ये टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू किया था और इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग सर्विस के लिए, और अपीलियंट ने उसको पेमेंट भी कर दी थी विद टैक्स अकॉर्डिंग द प्रोविजन। उसके बाद भी जो है ये कहना कि जी जो है टैक्स की रिकवरी नहीं हुई है, द फर्स्ट रेस्पोंडेंट अरेंज रिवर्सिंग द क्रेडिट अवेल्ड एंड डायरेक्टिंग द अपीलियंट टू डिपॉजिट द टैक्स। उसने कहा कि ये टैक्स की रिकवरी नहीं हुई है तो आप इसको रिवर्स करें जो भी क्रेडिट है और इसको जमा कराएं विद इंटरेस्ट और पेनल्टी। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे डिसीजन का भी रेफरेंस दिया गया था, कैलकाटा हाई कोर्ट के। तो उस केस में क्या है कि वो भी एक डिटेल्ड केस है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है। फिर यहाँ पर जो है इस पॉइंट का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है कि जो इसके रिगार्डिंग एक जो है क्लैरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर जो है इशू की गई थी कि जीएसटीआर 2 है वो एक फैसिलिटी है व्यू के लिए। इसका मतलब है कि जब तक वो जो जीएसटीआर 1 में जो डाटा अपलोड नहीं किया जाता, जब तक वो जीएसटीआर 2 में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए, डज नॉट इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर टू अवेल द आईटीसी ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। का मतलब है कि जो आईटीसी है वो उस पर्सन को सेल्फ असेसमेंट बेसिस अलाउड किया जाना चाहिए, कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। यहाँ पर सारी चीजें बताई गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ये कहना गलत है कि अब ये जीएसटीआर 2B से मैच नहीं हो रहा है, 3B में जो है डिफरेंस आ रहा है, की वजह से 17-18 का जो नोटिस इशू किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा गया है कि ये कोई मिसलीडिंग या एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है कि उस पर्सन ने अपना बिजनेस जो है बंद कर दिया है, या सप्लायर के पास एडिक्वेट एसेट नहीं है, या वो टैक्स की पेमेंट जो है नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सेलर, रिकवरी शैल बी मेड फ्रॉम द सप्लायर, हाउएवर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बायर शैल ऑल्सो बी एन ऑप्शन अवेलेबल वेयर द रेवेन्यू अथॉरिटी टू एड्रेस एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन बन नहीं रही है, वो पर्सन अपना जो है बिजनेस प्रॉपरली कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है उस केस का पूरा रेफरेंस दिया गया है, और यहाँ पर जो डीबैट के टाइम का केस है, जस्टिफाइड केस है, उसकी भी बात यहाँ पर की गई है जो कि रेफरेंस में दिया गया है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर एक दूसरे केस लो को भी यहाँ पर बताया गया है, पर लेकिन उसके जो प्रोविजंस है वो थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जीएसटी में जो है पोर्टल में दिखाई देता है, इसी तरह से डीबैट में भी जब रिटर्न फाइल हो जाती थी तो उसके बाद जो है जो आईटीसी है, मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो वैट वाले केस में भी दिखाई दिया करता था सामने वाले पोर्टल पर, मतलब जो वायर है उसके केस में दिखाई दिया करता था, उसका रेफरेंस भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है एलिगेशन वाज दैट द एप्लिकेंट हैड सबमिटेड दैट द फोर्थ रेस्पोंडेंट हैड नॉट सोन द बिल इन जीएसटीआर 1, hence the appellant is not eligible to avail the input tax credit according to provision has not been actually paid to the government. The Sogoj notice does not allege the appellant was not in a position of tax invoice. तो उसमें सोगोज नोटिस में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया था कि उसके बाद टैक्स इनवॉइस नहीं है, क्योंकि सप्लायर के पास एक्चुअल में सारे एविडेंस थे, यानी कि उसके बाद टैक्स इनवॉइस भी था, सब कुछ था। देयर इज नो डिनायल ऑफ फैक्ट दैट appellant has received the goods of service, goods of service है इन द रिप्लाई सबमिटेड बाय द appellant टू सेट सबकोज नोटिस। तो जो रिप्लाई सबमिट किए गए थे वो भी वहां पर चेक किए गए, उसमें लिखा है, क्लियरली बताया गया है कि उसके बाद टैक्स गुड्स सर्विस उसने रिसीव किया है, टैक्स की पेमेंट की है। अब इस बेस पर जो है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बैंक स्टेटमेंट तक वहां पर प्रोड्यूस की गई है कि ये पेमेंट हो रखी है, बैंक स्टेटमेंट भी प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो उसका रेफरेंस दिया गया है कि सेक्शन 16 कंडीशन भी फॉलो हो गई है, जो वो एडवाइजरी या फिर जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई है वो भी यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। The first respondent, without resorting to any action against the fourth respondent, who is selling dealer, has ignored the tax invoice produced by the appellant, as well as the bank statement to substantiate that they have paid the price of goods, as well the tax invoice, tax payable thereon. The action of the first respondent has to be branded and arbitrarily nature. Therefore, before directing the appellant to reverse the input tax credit and remit the same to the government, the first respondent ought to have taken against the action of, में क्लियरली लिखा गया है कि आपको
जो ये एसएससी है इसको नोटिस देने से पहले जो वो फोर्थ रेस्पोंडेंट है, मतलब जो सप्लायर ऑफ गुड्स था जिसने डिफॉल्ट किया, उसको भी एक बार जो है नोटिस इशू करके से भी बात करनी चाहिए थी कि इसमें आपने जो है ये टैक्स में कोलिजन क्यों किया है। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि जो एप्लीकेंट है उसका तो कोई बिजनेस बंद नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये चीज भी बताई गई, देखिए, until the first respondent is able to bring out the exceptional case there has been collision between the appellant and the fourth respondent, इन दोनों के बीच में कोई उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा है और वेयर द फोर्थ रेस्पोंडेंट इज मिसिंग, की जो फोर्थ रेस्पोंडेंट है वो मिसिंग है, या फिर फोर्थ रेस्पोंडेंट हैज क्लोज, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, उस टाइप की कंटीजेंसी की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, देयरफॉर वी आर इन व्यू द डिमांड रेज ऑन एप्लीकेंट इज नॉट सस्टेनेबल, और ये जो डिमांड है इसको सस्टेन नहीं किया जाता, मतलब इसको कंटिन्यू किया जा सकता, और ये अपील अलाउड कर दी गई और जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो केस है, अब ये ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। अब यहाँ पर समझिए कि इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैसे कंटिन्यू किया और इसको अपील कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसने एसएलपी फाइल की, डिपार्टमेंट ने कहा कि जी जो है ये केस जो है वो एसएससी के फेवर में चला गया। ये केस लो है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। Wherein the High Court ruled that the input tax credit under GST cannot be denied over a mismatch in GST 2 and 3B without any investigation into the supplier. The ruling provide massive relief to the companies, इसमें जो है massive relief provide की गई है। The High Court has that there shall not be any automatic reversal, की उसमें automatic reversal का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। यहाँ पर जो है किसी सेलर ने अपनी लाइबिलिटी को टाइम पर नहीं भरा, ठीक है, या उसने नहीं करी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट बाय द सेलर रिकवरी शैल बी मेड फ्रॉम द सेलर, इसमें क्लियरली बताया गया था। देखिए मैंने पूरा केस लॉ के सामने डिस्कस किया है, उसमें क्लियरली कहा गया है कि जो रिकवरी है वो सेलर से हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बायर है उसके ऊपर पूरी की पूरी लाइबिलिटी डाल दी जाए और उसे मना कर दिया जाए कि आपको जो है इनको टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो रूलिंग है, इस रूलिंग के अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंट है उसने जो है स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एसएलपी है उसको डिसमिस कर दिया गया है, डिसमिस द पिटीशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड अफर्म द जजमेंट पास बाय हाई कोर्ट। तो ये जो केस है अब इसको अफर्म कर दिया गया है, यानी कि अब जो भी यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी भी स्टेट में हो और उनके पास नोटिस आया हुआ अगर है तो अब उनके लिए ये वाला जो केस लो है, सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का जो केस लो है, अब वो वाइडली यूज कर सकते हैं और इस केस लो को लगाकर जो भी अपने नोटिस है उनके रिप्लाई तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। 17, 18, 18, 19 के काफी सारे केस लो हैं। वैसे ही अगले साल में जब नोटिस आएगा तो ये पूरा 100% वैलिड रहेगा आपके केस में। तो आप अपने केस को इस तरह से जस्टिफाई करेंगे, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस वाले केस लो में से आप वो पॉइंट्स भी नोट आउट कर सकते हैं कि हमने पूरे एविडेंस हैं, सब कुछ यहाँ पर पेमेंट सब कुछ की गई है, उसके बाद भी जो है रिकवरी की बात की जा